नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है और उसके बाद टारगेट यानी लक्ष्य जो है वो आम चुनाव का यानी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दल तैयारी में जुटे हुए हैं और एक के एक बाद एक सियासी दलों की नई नई रणनीति सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी इस बार फिर से एक प्रयोग करने जा रही है। हालांकि ये प्रयोग वो 2022 के विधानसभा चुनाव में इसको पहले ही कर चुकी है और इसके सफल परिणाम आने के बाद अब ये प्रयोग दोबारा यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किया जा रहा है। खबर इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उन सियासी दलों को जो विपक्ष की भूमिका में थे उसमें तमाम ऐसे नेताओं को उसने फोकस किया, उनको टारगेट किया जो अपने दलों में या तो उपेक्षित थे या फिर नाराज चल रहे थे लेकिन जनाधार वाले नेता थे। ऐसे लोगों को बाकायदा सूचीबद्ध किया गया और उसके बाद उनकी बड़े स्तर पर पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई। राकेश सचान उसका एक एग्जाम्पल है जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें एक रणनीति और तय की गई है और उसके तहत लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को 100% हासिल करने के लिए जिलेवार एक सूची तैयार कराई जा रही है। जल्द ही इसका असल स्वरूप भी आपके सामने आ जाएगा। प्रदेश स्तरीय कमेटी की निगरानी में ये पूरा कामकाज होगा, इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जिला स्तर पर इसकी कार्रवाई शुरू होने जा रही है जिसमें जिला स्तर पर जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा जा रहा है जो प्रभावशाली नेता है, जिनके पास अपना वोट बैंक है, अपनी जात बिरादरी में या अपने वर्ग में उनकी मतदाताओं के बीच पकड़ है, लेकिन वो अपनी मूल पार्टी में या तो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं या किन्हीं कारणों से नाराज चल रहे हैं। निश्चित तौर पर किसी भी सियासी दल को इस बात का हक होता है कि वो चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति पर काम करे। तो एक सफल प्रयोग था जिसको बीजेपी दोहराने जा रही है। जब ये पूरी सूची तैयार हो जाएगी तो ज्वाइनिंग से पहले प्रदेश स्तर पर एक कमेटी होगी जो उसको देखेगी, इसका अवलोकन करेगी। उसके बाद जब उसको ठीक लगेगा तो उन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यानी आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दूसरे सियासी दल है उसमें बड़ी सेंधमारी देखेंगे। इस तरह की खबरें हैं। तो क्या एक्शन मोड में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी? क्या दूसरे दलों में जो प्रभावशाली लोग हैं क्या एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और मिशन 80 को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक कदम उठा रही है, ऐसे में विपक्ष उसको किस हद तक रोक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम सियासी दलों के खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से रोहित साहब वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे, इसका पूरा विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फखरुल भाई के पास। फखरुल हसन चांद साहब हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। फखरुल साहब, क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है और जिसको धरातल पर उतारने के लिए उसकी तरफ से प्रयास जा रहे हैं? पहले एक प्रयोग 2022 के विधानसभा चुनाव में किया गया था, 24 के लोकसभा चुनाव में भी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में विपक्ष से एक कदम आगे बढ़ रही है, चाहे चुनाव की तैयारियों में, प्रबंधन में, रणनीति में, हर स्तर पर? देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी में तो कोई भ्रष्टाचारी है नहीं, कोई अपराधी है नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी डरा के धमका के अपने दल में शामिल कर ले। जो भ्रष्टाचारी थे उनको भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी वॉशिंग मशीन में धो के अपने दल में शामिल कर चुकी है। जो अपराधी थे उनको पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर चुकी है। अब उन अपराधियों को बचाए रखना, उन भ्रष्टाचारियों को बचाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी उस काम में लगी रहेगी। अभी यौन उत्पीड़न के एक आरोपी, जैसे आपने देखा था सांसद, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बचाए रखा। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि कैसे उसको अपने भ्रष्टाचारियों का जो कुनबा है उसको बचाए रखना है। जो जो शामिल हो गए, जो अपराधी शामिल हो गए, उनको कैसे अपने तक रखना है। तो समाजवादी पार्टी में ना कोई भ्रष्टाचारी बचा है, ना कोई अपराधी है। तो हमारे दल से तो कोई कहीं जाने वाला नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर पे।
उत्तर प्रदेश का नौजवान वो बिहार में जाके नौकरी पा रहा है, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो इको गार्डन में धरने पे बैठा है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले भी बैठे में, दूसरी भर्तियों वाले भी धरने पे बैठे में। तो उत्तर प्रदेश में तो ना आप जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है, ना कोई नेता जा रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जरूर एक भगदड़ मचेगी जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि जो लोग मौसम का मिजाज जानते हैं, जो जमीन की मिजाज जानते हैं, वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। उनके पास अगर मुद्दे बचे हैं तो वही पुराने मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मजारे, यूसीसी। अब एक और मुद्दा उनको मिल गया, हलाल प्रोडक्ट। तो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीति चलती रहेगी भारतीय जनता पार्टी का। मुद्दों से भाजपा का ऐसे भी कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी में कोई सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। हम अपने विचारों के साथ, जितने भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ना टूटी है, ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते जरूर टूटेगी, एक भगदड़ मचेगी, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है, जिसपे इतना बोझ हो चुका है, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने वाले, महिला सुरक्षा का वादा करने वाले, ये वादों का इतना भार है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी सह नहीं पाएगी और ये डूब जाएगा जहाज। क्योंकि जनता वो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा पे सवाल पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल करके, अपने चेहरों को बदल के नए चेहरे लाके जनता को धोखा देके चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन जनता समझदार है, दूसरे दलों के नेता समझदार है, कोई भी इस डूबते हुए जहाज में सवार नहीं होना चाहता। चलिए, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र जी, ये जो एक कोशिश शुरू होने जा रही है, हालांकि 2022 में आप इसको प्रयोग कर चुके हैं और राकेश आचार्य को तो आपने मंत्री भी बनाया। इससे पहले भी देखा हमने, ब्रजेश पाठक भी बसपा से आए थे, उनको भी मंत्री बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, उनको भी मंत्री बनाया। रीता बहुगुणा जोशी आई, उनको भी मंत्री बनाया। बाद में उनको लोकसभा तक भेजा आप लोगों ने। क्या एक बार फिर से उसी प्रयोग को दोहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? खबर है कि जिले में ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो अपने मूल दल में उपेक्षित है, नाराज है, लेकिन उनका अपने मतदाताओं के बीच, अपने समाज, अपने वर्ग में उनका प्रभाव, और उनको सूचीबद्ध करके एक जोड़ने के लिए कमेटी बनाने की बात हो रही है और उनको जोड़ा जाएगा आने वाले समय में एक अभियान चला करके। राघवेंद्र जी, नहीं, देखिए, अगर आपको ये अपने परिवार को मजबूत करना चाहता है, उसे अधिक ताकतवर बनाना चाहता है, ये कोई अपराध है क्या? हमारी विचारधारा के साथ जो हमारे पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग धीरे धीरे ही तो इतने बड़े ताकतवर बने हैं, और उपेक्षा के कारण ही विभिन्न राजनीतिक दल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हाशिए पर हैं, केंद्र में हाशिए पर हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो अगले वर्ष होने वाला चुनाव है, वो विकास और सुशासन के एजेंडे पर लड़ेगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हम विचारधारा वाली पार्टी हैं। हरिश्चंद्र नाम रख लेने से कोई हरिश्चंद्र नहीं हो जाता है। एक जो है उपवर्ग की पार्टी, वर्ग भी नहीं कहेंगे, उपवर्ग की पार्टी अपने आप को विचारधारा आधारित राजनीतिक दल कहता है। भाई देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की भी कोई विचारधारा है तो भगवान मालिक है, एक परिवार की पार्टी है। अब वर्ग की भी नहीं करेंगे, इसमें अगर हम नाम गिनाने चले तो 22 लोग जो हैं एक ही परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है। हम लोग उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई हमारी विचारधारा को स्वागत करना आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हमारी विचारधारा के साथ, खाटी विचारधारा अगर हमारी प्रखर राष्ट्रवाद के साथ वो हमारे पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, हम लोगों ने मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, हम लोगों ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, हम लोगों ने मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया, हम लोगों ने मुफ्त शौचालय दिए, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया। मानस जी, हम लोगों की श्रृंखला इतनी लंबी है मुफ्त को लेकर के, समाज का ऐसा भी कोई वर्ग नहीं है, समाज का अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो निचले वर्ग का हो, जिसको हमारी किसी ना किसी योजना का लाभ ना मिला हो, इसके इतर समाजवादी पार्टी है। इन्होंने 2012 का चुनाव 3 मुद्दों पे लड़ा था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अभी हो सकता है समाजवादी पार्टी के मित्र उस पर पार्टी में हो या ना हो, क्या भगवान मालिक है। उन्होंने एक तो लड़ा था बेरोजगारी भत्ते पर,
कि अगर हमारी सरकार बनेगी 2012 में उत्तर प्रदेश में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद 65 वर्ष के ऊपर जो किसान जो होंगे उनको पेंशन दी जाएगी और बैटरी चलित रिक्शा दिया जाएगा। ये 3 मुद्दों पर 2012 के इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या इन्होंने गति हुई थी इन 3 योजनाओं की? ये उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है मानव। 2012 से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी की क्या दुर्गति हुई है वो पूरे समाजवादी पार्टी भी जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद से लेकर अखिलेश यादव ने कौन सा बड़ा भारी काम कर दिया। उसके बाद 2012 का लोकसभा चुनाव ले डाले, उसका 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, उसका 2019 का लोकसभा हारे, उसका 2022 का विधानसभा हारे, आजमगढ़ रामपुर हारे, नगर निकाय हारे। नगर निकाय में एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हम पलट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। अगर कृत्य को दिखाई तो बड़े मान्यवर। 3 लोकसभा सीट वाली, किसी की 3 लोकसभा सीट है, किसी की 1 लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के 5.5 दर्जन सांसद है उत्तर प्रदेश के। हम लोग शेष सीटें जीतने के लिए प्रयास करते हैं, बेहतर की उम्मीद के लिए हम लोग लगातार काम करते हैं। हमारे जो सांसद अभी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर हम लोग योजना बना रहे हैं मानस जी। हम लोगों का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये अभी क्या इंडी खेल रही है। हमारा गठबंधन नहीं होगा, हमारा लोकसभा में होगा, विधानसभा में नहीं होगा, और उपचुनाव में नहीं होगा, नगर निकाय में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, और आपके सरकार की बातों में उलझी पड़ी है। मान्यवर ये जो कर्म बता देते हैं ये कहाँ जाने वाले हैं। इनकी भैंस जो है पानी में चली गई है। जो 3 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है और कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट, वो भी अब इनके पास नहीं रहने वाली है। हम लोग एक बेहतर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उसी के आसपास उत्तर प्रदेश में सीटें मिलेंगी मानस जी। रोहित अग्रवाल जी, 80% तक तैयारी पूरी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी बता रहे हैं। ये बात तो सही है कि अभी तक तो गठबंधन का तय नहीं हो पाया कि होगा भी कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या स्वरूप होगा, कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कहाँ नहीं लड़ेगा। तो गलत क्या है? अगर आप एक के बाद अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसको सफलता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कमजोरी तो आपकी हुई ना। कैसे 80 में 80 हराएंगे, कैसे 80 में 80 जीत जाएंगे आप? मानस जी, पहले तो राघवेंद्र जी से ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश के साथ इनका कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो उत्तर प्रदेश के साथ ये दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कह रही है वहां 500 रुपए में सिलेंडर देगी, है ना, बिजली जो है मुफ्त देगी किसानों को। पर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हो, जहां पे आपकी सरकार है, जहां पे आप आज रात को 8 बजे से 500 रुपए में सिलेंडर की घोषणा कर सकते हो, किसानों के लिए बिजली मुफ्त की घोषणा कर सकते हो, युवाओं के लिए रोजगार की घोषणा कर सकते हो। ये 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां पे मंच से चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़ के उन 5 राज्यों में चिंता कर रहे हैं और वहां पे जाके मंच माइक और प्रवचन दे रहे हैं। तो ये प्रवचन उत्तर प्रदेश को जनता को क्यों नहीं देते हो भाई? ये 500 रुपए वाला सिलेंडर हमको भी दे दो। हम उत्तर प्रदेश की जनता हैं, हम भी उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के वासी हैं। यहाँ बैठे पैनल में हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि भैया राजस्थान वालों को 500 में सिलेंडर दोगे, मध्य प्रदेश वालों को 500 में सिलेंडर दोगे, हमको 1150 में सिलेंडर क्यों देते हो जहां पे आपकी सरकार है? तो ये दोहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है इनसे कि हमने तो आपको दोबारा वोट दिया था पुनः, और आप जीत भी गए, दोबारा पुनः पूर्ण बहुमत की हमने आपको सरकार बनवा दी, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो कि हमने वोट देना अपराध हो गया? भारतीय जनता पार्टी को वोट देना इसका मतलब अपराध हो गया कि जहां पे आपको जनता वोट नहीं दे रही है, जहां पे आप हारने जा रहे हो, वहां के लिए योजनाएं हैं आपके पास, पर उत्तर प्रदेश की आपके लिए योजनाएं नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को आपने बंधुआ मजदूर समझ लिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ लिया है कि वो दरी बिछाएगा उत्तर प्रदेश का प्रवासी। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके लिए दरी बिछाएगी कि आप अन्य राज्यों के अंदर आप सरकार बनाएं। नहीं, आप हमें ये जवाब दीजिए कि एक ही पार्टी की 2 योजनाएं कैसे हो सकती है? रोहित जी, ये तो आपने तमाम जो मुद्दे उठाए जाते हैं आपने उठाए, इस पे हम लोग रोज इस पे बात करते हैं, बिजली, पानी, दुनिया भर की चीजों। थोड़ा नेटवर्क का यहाँ पर बात जो है वो रणनीति की हो रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ ये बात अलग है मानस जी।
मानस जी यहाँ बात अलग है, क्योंकि एक ही पार्टी दो तरीके की योजनाएं दो राज्यों में लागू कर रही है। यहाँ पे स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को 500 रुपए में सिलेंडर देना चाहती है, पर उत्तर प्रदेश की जनता को 1150 में सिलेंडर दे रही है। यहाँ पे समस्या ये है कि एक ही पार्टी दो तरीके की योजनाएं अपनी ही पार्टी की जनता, अपनी ही देश की जनता के साथ क्यों कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता को काकमान किया है। आपने ये समझ लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता तो आपको वोट दे देती है, इसलिए आप उसको योजना ही नहीं देंगे। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमारा आप मूल उसका सवाल आज अवहेलना कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, आज हमारा बहस का मुद्दा ये है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने प्लान पे काम कर रही है, दूसरे दलों के उपेक्षित नेताओं को, ऐसे नेता जो नाराज हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए एक कार्यक्रम चलाने जा रही है। उसके लिए जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया। अच्छा, एक आकर्षण भी दूसरे दलों के नेताओं का ये रहता है कि रीता जोशी आई कैबिनेट मंत्री बनी, पिछली बार राकेश सचान आए कैबिनेट मंत्री बने, ब्रजेश पाठक 2 बार विधायक बने, 1 बार कानून मंत्री, वर्तमान में डिप्टी सीएम है। आप देख रहे जितिन प्रसाद कांग्रेस से आए थे, वो आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। तो तमाम दूसरे दलों के ऐसे नेता जो अपनी पार्टी में उपेक्षित है, अगर वो उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका आकर्षण और क्रेज इस बात से बढ़ता है कि अगर वो उनके साथ जुड़ते हैं तो उनका जो सियासी भविष्य है वो उज्जवल और सुनहरा नजर आता है। तो समीक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी ना कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को बचा के रखिए, उनको सहेज के रखिए। सवाल ये है। अब भाई हमारे पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं मानस जी। अब हम अपराधियों के अपराध धोने के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। ईडी और सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। आकर्षण जो है वो आकर्षण खाली जो है मंत्री पद का थोड़ी ना है। वो आकर्षण तो भाई डिप्टी सीएम भी बन रहे हैं अब 70,000 करोड़ के अपराधी। तो अब ये 70,000 करोड़ के अपराधियों को डिप्टी सीएम तो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। तो ऐसी वॉशिंग मशीन की व्यवस्था अब हम लोग भी कर लें तो फिर हमारे यहाँ भी आ जाएंगे राघवेंद्र जी। अभी राघवेंद्र जी हमारे यहाँ आएंगे तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं कौन सी फाइल खोल दे भारतीय जनता पार्टी इनकी। तो भाई ये फाइल खोलने वाली योजना है, ये योजना तो सिर्फ भाजपा के पास है ना। तो अब ये योजना के तहत आप जिसको चाहो उसको ले जाओ। भाई आप कल को जो है आप मानस जी की ही फाइल खोल देना तो मानस जी पत्रकारिता छोड़ के पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। भाई मजबूरी हो जाएगी ना मानस जी की कि भाई हम पत्रकारिता करेंगे तो भाई जेल जाना पड़ेगा, वरना हम भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम मंत्री बनेंगे। और राघवेंद्र जी लेकिन हाँ प्रवक्ता बने रहेंगे, उनको मंत्री पद कभी नहीं मिलेगा। एक बात ये तय है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टीवी चैनल पे लड़ाई करते हैं, इसलिए उनको मंत्री पद कभी नहीं मिलेगा। मंत्री पद किसको मिलेगा? जिस दिन फखरुल हसन चांद अपनी फाइल खुलवा के और भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अरे विजय बहादुर पाठक जी हम लोग के मित्र प्रवक्ता रहे, पार्टी में देखिए उनको एमएलसी बनाया, शिव प्रताप शुक्ला जी उनको सांसद के पति बना दिया। ऐसे 50 नाम है जो एमएलसी बनाया, उसके आगे क्या किया? नहीं स्वतंत्र देव सिंह जी भारतीय जनता युवा मोर्चा से हम लोग उनके साथ प्रदेश कार्यकारिणी कवर करने गए थे, हम लोग के साथ घूमा करते थे और उनको भी क्या पता था कि आने वाले वक्त में वो परिवहन मंत्री और सिंचाई मंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। तो देखिए ये तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता रोहित जी कि पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाती। हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आए उनको पार्टी ने प्रमोट किया, उनकी जगह कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को कंप्रोमाइज होना पड़ा। चलिए खैर राघवेंद्र जी के पास चलते हैं दोबारा से। नहीं मानव जी, नहीं नंबर तो वही आएगा, दोबारा मौका क्यों मिलेगा? इनकी बातों का जवाब देना है मुझे। राघवेंद्र जी ने कहा कि 2012 में मैं व्यक्तिगत बात की उन्होंने कि मैं 2012 में था या नहीं था। राघवेंद्र जी की जानकारी के लिए बता दूं 98-99 के सेशन में मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज छात्र संघ का संयुक्त मंत्री बना समाजवादी छात्र सभा के से। 2003 में मैं समाजवादी छात्र सभा के टिकट पे लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष बना। तो मुझे तो राजनीति में 22-23 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम कि आप 2-4-10 साल से होंगे राजनीति में, क्योंकि जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सब जानते हैं, आप उप मुख्यमंत्री भी जानते हैं। खैर ये छोड़ दिए, ये बात हो गई आपने जो सवाल किया था उसका। दूसरी बात, हम तो उस समय से राघवेंद्र जी जब आप 6-6 महीने और 3-3 साल और 1.5 साल का भाई बहन वाला समझौता करते थे, उस सरकार के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करते थे। जब आप लोग भ्रष्टाचार करते थे, हमें तो वो भी दिन याद है, 23 या 24 अगस्त का था 2003 में, जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आपकी भाई बहन की जो सरकार थी, जो 6-6 महीने 1.5 साल वाली सरकारें थी समझौते वाली, वो सरकार भी गिर गई थी। और हम समाजवादियों ने जो वादे नौजवानों से किए थे,
किसानों से किए थे, मजदूरों से किए थे। वो वादे 2003 से 7 की सरकार में नेताजी ने पूरे किए थे, और उसके बाद जब 7 से 12 की सरकार रही मायावती जी की, तो जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अपराध हुआ, जिस तरीके से शासन चुनाव पे प्रतिबंध रहा, उन सब के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ी थी। 2012 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी गई, आपको नहीं याद होगा क्योंकि आपकी पार्टी तो उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। 2012 में आप तो कहीं चुनाव में भी नहीं थे कि आप कहीं जीतने हारने की पोजीशन में हो, आप तो एक किनारे थे, तो आपको शायद याद नहीं होगा, हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी में उस समय ना रहे हो, किसी और दल में रहे हो। तो उस समय भी समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे नौजवानों से किए थे, किसानों से किए थे, मजदूरों से किए थे, उन वादों को पूरा करने के बाद मैं चुनौती देता हूं, समाजवादी पार्टी का 2012 का जो घोषणा पत्र है उठा लाइए, पढ़ लीजिएगा, एक आध दिन का समय देता हूं, और आपका 2014 का, 17 का, 19 का, 22 का घोषणा पत्र उठा लीजिए, और हम आपसे चुनौती देते हैं कि आप उस पर बात कर लीजिए कि किन वादों को आपने पूरा किया। नौजवानों से वादा किया था रोजगार का, बिहार में आपके समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के परिवार के लोगों को नौकरी मिल रही है, और आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बता रहे कि हमने क्या किया। हमने एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दिया, रिवर फ्रंट दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिए, लोगों को पेंशन दी, लैपटॉप दिया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, रोजगार से जोड़ने का काम किया। आपने क्या किया? आपने तो समाजवादी पार्टी के जो अधूरे काम थे उन कामों को पूरा करने का काम किया। मेट्रो लखनऊ में जहां पे रुकी थी 2016 के बाद से, 17 के बाद से आप एक स्टेशन आगे नहीं बढ़ा पाए। हम आपसे क्या बात करें? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसको अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, आपको पता ही नहीं है कि एक्सप्रेसवे बनता कैसे। ऊबड़ खाबड़ रोड बना दी, आप उसको एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो जो समाजवादियों का काम था वो भी आपने खराब करके रख दिया। हमारा तो सपना था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, वो अधूरा रह गया। वो तो एक्सप्रेसवे कैसा बना है आप भी जानते, हम भी जानते। कभी आगरा पे जाइएगा तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके मुद्दे की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांगना चाहती है? क्यों वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, ऐसे लोगों को सर्च कर रही है टॉर्च लेके दूसरे दलों में कि भाई कौन नाराज है, कौन इधर आ सकता है, किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी पे कोई अपराध का है, चलो इनको दबा लेते हैं, कहीं से दबा के इनको अपने दल में शामिल कर लिया जाए, कुछ वोट मिल जाएंगे। अरे भैया, आपने अगर काम किया है, आप इतने इतने बड़े काम गिना रहे थे, अभी हमारे रोहित भाई जैसे कह रहे थे कि आप दूसरे चुनाव में जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं आप पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरी जगहों पे जाके वादे कर रहे हो, कमेटी बनाए दे रहे हो। आप यहाँ गैस का सिलेंडर सस्ता नहीं कर रहे हो, दूसरी जगह के जाके आप दूसरे राज्यों में वादे कर रहे हो। तो भैया उत्तर प्रदेश से सौतेला व्यवहार मत करो, देश की जनता भी एक है। आप अगर बिहार में कुछ करना चाह रहे हो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कुछ दे रहे हो, तो भैया पूरे देश को दे दो। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपकी रही है, आपको किसने रोका है? लेकिन आप काम पे वोट नहीं मांगना चाहते, आप जालसाजी के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं, आप चेहरों को बदल देने के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं, आप गुंडे और माफियाओं को अपने दल में शामिल करा के दबाव से वोट मांगना चाहते हैं, जनता के सामने मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। इसलिए आपको दूसरे दलों में झांकने की जरूरत पड़ रही है कि जिन नेताओं के पास कुछ वोट है उनको भी दबा के, डरा के, धमका के, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको अपने दल में शामिल करा ले जाए। अरे भैया, अपने मुद्दों पे आपने तो कहा विचारधारा वाली पार्टी है। भैया मुझे तो कहीं आपकी ना विचारधारा नजर आती, ना कुछ नजर आती है। आप अपनी विचारधारा पे वोट मांगो ना, अपने काम पे वोट मांगो ना। प्रफुल्ल भाई, राघवेंद्र से जवाब लेते हैं। राघवेंद्र जी, जो आरोप लगा रहे हैं प्रफुल्ल भाई या रोहित अग्रवाल भी कह रहे थे कि आपके पास अपने वोट बैंक की कमी है, तो आप दूसरे दलों से जोड़ करके लोगों को अपने उस कमजोर होते वोट बैंक को आप फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रयोग निरंतर लगातार जारी है। जब से 2017 के विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उससे लेकर के अब तक लगातार आप हर चुनाव से पहले दूसरे दलों में ताक-झांक शुरू कर देते हैं। सीधा सा आरोप समाजवादी पार्टी का भी वही है और राष्ट्रीय लोकदल का भी वही है। नहीं, फखरुल जी, सबसे पहले तो मैं फखरुल जी के कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नया हूँ। जानकारी के लिए बता दूं, मैं 1990 से पार्टी में काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर मेरी बात होने दीजिए, उसको बात कर लीजिएगा। मैंने इंटरप्ट करते फखरुल जी, बीच में इंटरप्ट नहीं करते। फखरुल जी, अगर आप 1990 में काम कर रहे होते, कम से कम आप लोगों को जानते हैं। आपने सवाल उठाया था व्यक्तिगत, मैंने व्यक्तिगत जवाब हो गई भाई, इस तरीके से नहीं दिखाते हैं।
जो सड़कों पे आप लोग राजनीति दिखाते हो चलाने वो चैनलों में नहीं की जाती है बकरूल जी। कम से कम एक जी बात जी सुनी जाती है, उसके बाद नहीं नहीं बोला नहीं, जाता है वो बकरूल मैंने जी। सड़कों देखिए, वो समाजवादी मैंने पार्टी की सड़कों पे देखा है। परंपरा है, मार बात तो सुनिए, भाई बहन समाजवादी की पार्टी सरकार जो में मैंने सड़कों बहुत में सड़कों पे आंदोलन देखा है। दिखाती है वही आप लोग चैनलों में आंदोलन पे दिखाती है। निकले लोग मैंने हैं, आपकी आप जानकारी लोग को बता दिया, आंदोलन पे निकले लोग हैं, नफरत की राजनीति करके कोई यहाँ तक नहीं आंदोलन से आए। नहीं आप लोग निकले आप लोग, आंदोलन पे निकले हुए लोग आप हैं। लोग हम अराजकता लोगों की ने गुंडागर्दी आंदोलन से किए, निकले आप लोग हुए वो लोग भाई उसी अराजकता, प्रयोगशाला में पड़े आपकी हुए लोग परिभाषा आपको, में अराजकता होगी, आप लोग आपकी अराजकता परिभाषा में गुंडागर्दी की अराजकता होगी, प्रयोगशाला से वो निकले हुए लोग परिवारवाद हैं। वो हम लोगों ने भी मुलायम देखा सिंह है। यादव जी ने हम जिस तरीके से परिवारवाद स्टेट आप लोग में नहीं केस देखते नहीं, काम किया वो था, हम लोग मायावती जी का निर्वहन किया था, उत्तर प्रदेश धर्म के नाम पर देखो क्या भागने की अराजकता, वो सब देख रहे हैं हम लोग। 1990 से आप लोगों का चरित्र देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सब पता है हम लोगों आप को। लोग विधानसभा में जिस तरीके से गुंडागर्दी करते थे, मायावती का अरे निर्वहन जिस किया तरह है, से पूरे वो देश उत्तर को प्रदेश की गुंडागर्दी जनता कर ने रहे हैं देखी है। आप ये प्रमाण पत्र आप मत दीजिए, एजेंसियों के नाम पे आपका प्रमाण गुंडागर्दी पत्र कर रहे उत्तर हैं, प्रदेश में आप पहला एजेंसियों पड़ा के है। नाम पे आप गुंडागर्दी लोग कर रहे जिस हैं, पूरे देश में अराजकता पूरन फैला देवी रहे हैं, टीपी यादव एजेंसियों के नाम पे लोगों को वो आप डरा रहे हैं, लोग धमका रहे हैं, सदन में अपने पहुंचाने का दल में काम शामिल है। करना चाहते समाजवादी हैं, पार्टी का लोगों दूसरा को नाम ही दबा आरजेडी के, पार्टी डरा है। के, धमका के, समाजवादी एजेंसियों पार्टी को का दुरुपयोग दूसरा नाम करके ही आरजेडी आप पार्टी दूसरे है। दलों के नेताओं को आप अपने लोगों दल ने में शामिल करना राजनीतिकरण चाहते किया हैं। है अरे अपने अपराधीकरण का, विचारधारा पे वोट मांगिए ना, अपने अपराधियों का काम पे वोट राजनीतिकरण मांगिए ना, किया बबरूल जी। क्यों नहीं मानते? धर्म के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? नफरत के नाम पे क्यों धर्म वोट के नाम पे मांगते हैं? कौन लोगों मानते हैं? को धर्म के नाम पे एजेंसियों आप के नाम पे मानते हैं? डरा के धमका के क्यों वोट मांगते हैं? अरे काम पे वोट साहब मांगिए, कहिए कि मैंने रोजगार दिया है, हमें वोट दे दो, कहिए कि हमने गैस का सिलेंडर कम किया है, महंगाई कम की, हमें वोट दे दो, हमने किसान के लिए काम किया, हमें वोट दे दो, महिलाओं के लिए काम किया, हमें वोट दे दो। अरे नाम चार कीजिए ना, साहब काम तो वोट क्यों नहीं मांगते? फखरुल हसन चांद जी, एक बार सुन सुन लीजिए। देखिए, आप भी इतने सीनियर व्यक्ति हैं और राघवेंद्र जी भी बड़े पुराने बीजेपी के नेता है। आप लोग की सीनियरिटी पे कोई शक किसी को थोड़ी रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ नहीं कि बहस मानव जी, सवाल मानव जी, सवाल राघवेंद्र जी की तरफ से उठाया गया था कि ये 2012 में पार्टी में थे या नहीं थे, इसलिए आप मैंने दोनों उनको ही याद दिलाया था। और आपको भी मैं जानता हूँ लंबे समय से, राघवेंद्र जी को भी आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, एक जमाना गुजर गया उनको देखते हुए। तो आप लोग की सीनियरिटी पे या आप लोगों के व्यक्तित्व पे कहीं किसी का कोई सवालिया निशान नहीं है। आप दोनों ही बड़े दलों के बड़े प्रतिष्ठित प्रवक्ता है, तो एक बहस का अवसर बना रहे, अच्छा नहीं लगता है। राघवेंद्र जी, आप कंप्लीट करिए जो मेरा सवाल था कि क्या जरूरत है दूसरे दलों में ताक झांक करने की आपको? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी टाक झांक नहीं करती, इसका मैं जवाब दे चुका मानस जी। अगर हम अपना परिवार को मजबूत करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, कोई अगर व्यक्ति हमारी विचारधारा में आना चाहता है कि हम उसे भगा दें, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। हम लोग अपनी विचारधारा से इतर नहीं होते। अभी हमारे फखरुल जी ने बहुत बातें कही कि हम लोगों ने रोजगार नहीं दिया। भाई देखिए, सीएमआई के आंकड़े हैं, जब 2017 में जब इनकी पार्टी गई थी तो उत्तर प्रदेश की 17.5% बेरोजगारी दर थी। योगी पार्ट 1 की जब सरकार समाप्त हुई आज से 1.5 साल पहले, तो 3.5% बेरोजगारी दर थी। हम लोगों ने काम नहीं किया, उसका ये परिणाम है। 2017 में केंद्रीय योजना में एक भी उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं था, एक भी योजनाओं में। और जब योगी पार्ट 1 की सरकार के, मैं योगी पार्ट 1 के आंकड़े हैं मेरे पास, 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल था, शेष में दूसरे नंबर पे था। हम लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए लोन बांटा गरीबों के लिए, ये हम लोगों ने काम नहीं किया। अब ये रोड की बात कर रहे हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, इसमें जो है जो सर्किल रेट मानस जी 1 साल में 2 बार बढ़ाया गया। आपने कभी ऐसा सुना है? 1 साल में 2 बार सर्किल रेट बढ़ाया गया। घपले घोटाले को लेकर के जांच चल रही है मानव। और दूसरी बात, जो आपने लैपटॉप बांटने की बात की, उसमें एक शांतनु गुप्ता नाम के व्यक्ति ने आरटीआई दायर की थी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें पूरा लैपटॉप घोटाला है। बड़े पैमाने पर लैपटॉप खरीदे गए या नहीं खरीदे गए, उतने बांटे नहीं गए मान्यवर। मैंने नाम बता दिया है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है, बिना घपले घोटाले के समाजवादी पार्टी की एक भी योजना पूरी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम लोगों ने 12 एक्सप्रेस वे बनवाए, जिसमें 6 एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने 10 महानगरों में मेट्रो चलवाई, जो 5 महानगरों में मेट्रो चल चुकी है और 5 में काम चल रहा है। इन्होंने आधा अधूरा काम मेट्रो का लखनऊ में किया था, उसको लेकर के गाना गाते हैं। अभी मनवर, आपकी 4 बार सरकारें रही उत्तर प्रदेश की, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। विधानसभा चुनाव में जिन्ना पटेल लेकर के कौन आया था? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक शब्द भी अगर आप हिंदू मुसलमान लिख के लिखा हुआ दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा मान्यवर। भारतीय समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा था, अगर हमारे 2012 के घोषणा पत्र में अगर हमारी सरकार बनी तो हर थाने में 7 सिपाही मुस्लिम तैनात होंगे। कमाल की बात है, हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं, आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं। भाई ये बताइए,
भारतीय जनता पार्टी, हम लोग विकास और सुशासन की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। आपके जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन गया था आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए? कहा इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने दे। आतंकवादियों को छुड़वाने अखिलेश यादव चले गए थे, कहा इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। मानस जी, उन्हीं आतंकवादियों के बाद फांसी की सजा की गई थी। कमाल के लोग हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान ये करते हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगाते। मानस जी, अखोड़वा देखा है? इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रखा है कि अखोड़वा है, क्योंकि वास्तविकता ये हम लोग समाज के हर वर्ग को लेकर के काम करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। जिस तरीके से ये लोग तुष्टीकरण करते हैं, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, माननीय मुलायम सिंह यादव दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, उन्होंने चमनगंज चौराहे पे कहा था आप लोग अवैध हथियार रखिए मुस्लिम नौजवानों से। ये क्या हुआ भाई? अरे कमाल के लोग हैं। राजनीति का अपराधीकरण करने वाला उत्तर प्रदेश और देश में एक ही राजनीतिक दल है, वो है समाजवादी पार्टी। डीपी यादव, फूलन देवी, अन्ना शुक्ला, इस तरीके से लंबी फेहरिस्त है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जो स्थापित अपराधी है मानस जी, उनको इन लोगों ने राजनीति में स्थापित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। हम लोग जो है समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, और आप लोग चिंता मत करिए, आज की तारीख में आपकी 3 लोकसभा सीटें, अब आगे आने वाले समय में वो भी नहीं रहने वाली है। आप लोग इसी तरीके से गाना गाते रहिए। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है बहुत आगे बढ़ चुका है मान्यवर। एमवाई समीकरण के आधार पर चुनाव आप लड़ते थे। एमवाई क्या था भाई, आप बताइए? हम लोग नहीं लड़ते थे। मुस्लिम यादव कमाल के लोग हैं, बात करते हैं समाज की, पूरे वर्ग की, चुनाव लड़ते रहे मुस्लिम यादव को लेके। जब मुस्लिम यादव फोल हो गए माने जी, अब पीडीए लेकर के आए हैं, और एक अभी स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है। अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने पूछा ए का मतलब अल्पसंख्यक है, बोले ए का मतलब अल्पसंख्यक नहीं है, अगड़ा है। कमाल की बात है भाई, आप लोग खुद ही कंफ्यूजन में इतने गिरे हुए हो। आपकी गति होनी तो बाकी ही है, 3 लोकसभा सीटों के अलावा आपको वो भी नहीं मिलने वाली है मानस जी। अब इनकी ये लोग जो है खुद कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए, और कंफ्यूजन के बुरी तरीके से शिकार है। समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री होने जा रही है, उसके साथ इंडी गठबंधन जो है उसकी भी उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री होने जा रही है। बिल्कुल। एक मैं सवाल, मानस जी, विधान परिषद में भर्ती हुई, हाईकोर्ट ने कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मानी उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। किसने भ्रष्टाचार किया? 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आज भी इको गार्डन में धरने पे बैठे। किसने भ्रष्टाचार किया? किसने नौजवानों के साथ धोखा दिया? बीटेक डिग्री धारक वाले अपने मुकदमा जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? अनुदेशक अपना मुकदमा जीत गए, कौन सुप्रीम कोर्ट में गया? आप आईना दिखा रहे हो। एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है तो अभी तक किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? लैपटॉप में घोटाला हुआ है तो किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? आप भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाले लोग हो। आपने विधान परिषद में भ्रष्टाचार किया, उस भर्ती में भ्रष्टाचार किया, 69,000 भर्ती में भ्रष्टाचार किया, और आपसे हम जब पूछ रहे हैं कि आप अपना मैनिफेस्टो में बात करो तो आप उस पर बात नहीं कर पा रहे हो, आप आंकड़े दे रहे हो। अरे भैया, उत्तर प्रदेश का नौजवान बिहार में नौकरी पा रहा है, उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली कहाँ रही है? एक भी पेपर बिना लीक हुए आप करा नहीं पा रहे हो, और अब तो आप पेपर ही नहीं कराते हो साहब। विधान परिषद में तो अपने चाहतों को नौकरी दे दे रहे हो। मूल विषय रणनीति का है जिसपे हम बात कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी के पास चलते हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, सिक्के का एक पहलू, जैसे मैंने राघवेंद्र जी से कहा कि इनको क्या जरूरत है दूसरे दलों में ताक झांक करने की, तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जिस दल के प्रति आकर्षण बढ़ता है लोगों का, लोग उसकी तरफ निश्चित तौर पर भागते हैं। बड़ी पुरानी कहावत है कि चुनाव से पहले जिस दल में भगदड़ ज्यादा होने लगे, लोग ज्यादा उधर आने लगे, तो समझ लीजिए कि हवा का रुख उधर ही है। ये पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, बड़े सियासी दल के लोग जो पुराने नेता हुआ करते थे। हालांकि कई बार ये गलत भी साबित हुई ये बात। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, ये बात भी, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर बीजेपी ताक झांक कर रही है तो जरूरत इस बात की भी है कि आप भी अपने दल को मजबूत रखें, आप भी अपने लोगों को जोड़े। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल एक दूसरे में ही ताक झांक कर रहे हैं। अभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने किस पैमाने पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेताओं को शामिल करवाया। कोकब हमीद साहब के लड़के, जिनको आपने कई बार मंत्री बनाया, कोकब हमीद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, दिवंगत हो गए। आप देखिए कि वो उनको भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने अपने दल में शामिल करवाया। रवि वर्मा, इतने पुराने समाजवादी नेता थे, परिवार सहित वो शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि आपके अपने दलों में, आपके अपने घटक दलों में ही इतनी ज्यादा सेंधमारी हो रही कि बीजेपी से लड़ने की नौबत तब आएगी जब आप पहले आपस में ही लड़ लीजिए।
देखिए मानस, ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि डरे हुए लोगों राजनीति नहीं कर सकते। डरे हुए लोग विपक्ष में राजनीति तो बिल्कुल नहीं कर सकते। विपक्ष में राजनीति वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी जनता से प्यार होगा, जिसको जिसको असल में जमीनी सेवा करनी होगी। अदरवाइज तो देखिए, यहाँ लोगों को बहुत देखा गया है कि लोगों की गाड़ी के ऊपर झंडे जो है सरकार की शपथ के साथ बदल जाते हैं। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हाँ, हर दल के अंदर ऐसे लोग हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी तो बहुत सारे लोग हमारे दलों में भी आके ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के जिन पे आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, उनमें समाजवादी पार्टी का झंडा देखा जाता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लोकदल का झंडा देखा जाता था, जो आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के चल रहे हैं। उनका राजनीति से, सक्रिय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी वो लोग चल रहे हैं। तो देखिए, ये तो एक व्यक्ति का चरित्र है, जिसको कह सकते हैं आपकी, जो व्यक्ति अपने दल बदलना है। डरे हुए लोग हैं और डरे हुए लोगों से समाज में सुधार नहीं आ सकता। मैं तो खैर राघवेंद्र जी से चाहूंगा कि जो उन्होंने अभी शब्द कहा है कि वो राजनीति छोड़ देंगे, अगर उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर अगर उनको हम मुस्लिम और या इस तरीके का तुष्टीकरण का शब्द दिखा देंगे, तो मुझे लगता है राघवेंद्र जी अब अगले किसी डिबेट में आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका मुस्लिम शब्द कहाँ पे है। तो तेलंगाना में भी चुनाव चल रहा है, और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 4% मुस्लिम आरक्षण जो वहां पे है उसको हम समाप्त करेंगे। तो अब राघवेंद्र जी, मुझे लगता है अपने शब्दों पे आप भी जुमलेबाजी नहीं कर रहे होंगे, और अपने शब्दों पे कायम रहते हुए अब आप राजनीति छोड़ेंगे और अगले किसी डिबेट में आपसे मुलाकात नहीं होगी। अन्यथा मैं फिर ये सवाल पूछूंगा तो बुरा ना लगे आपको। ध्रुवीकरण के लिए कह रहे हैं रोहित जी, मैंने कहा ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, जैसे आतंकवादी को छुड़वाने आप चले जाते हो, इस तरीके से राजनीतिक ध्रुवीकरण, मुस्लिम शब्द अगर आपके मैनिफेस्टो में दिखेगा तो आप राजनीति छोड़ देंगे, और 4% आरक्षण समाप्त करने की बात तेलंगाना के अंदर अभी आपकी सरकार ने की है। तुरंत अभी जो चुनाव चल रहा है तेलंगाना के अंदर, उसके अंदर 4% आरक्षण समाप्त की बात आपकी सरकार कर रही है। तो देखिए, बिना हिंदू मुसलमान के तो आपकी राजनीति नहीं चलती महाराज। बिना हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपकी राजनीति नहीं चलती। आप तो सोच भी नहीं सकते हैं कि आप राजनीति कर पाएंगे बिना ध्रुवीकरण। मैं आपको रोक रहा हूँ, डिबेट क्लोज करने का समय आ गया। रोहन सिंह जी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमको ज्वाइन किया। राघवेंद्र जी, तो एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। माफी चाहेंगे रोहन सिंह जी, जो सवाल मेरा रोहित अग्रवाल जी से था, वही सवाल मेरा आपसे है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्लान पर काम कर रही है, जिसको लेकर के कई बार वो सफल हो चुकी है। 2022 में भी इसका प्रयोग किया गया, 2017 में भी प्रयोग किया गया। तमाम दूसरे दलों से नेताओं को जो असंतुष्ट थे, अपनी पार्टी से नाराज थे लेकिन प्रभावशाली थे, उनको लाए, उनको चुनाव लड़वाया, और आज आप देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े पदों पर वो विराजमान है। चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, चाहे हम रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, चाहे हम राकेश अचान की बात करें, हम चाहे जितिन प्रसाद को ले, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने दल में लेकर के आई, और उनका सही इस्तेमाल करके उनको बाद में उनके हिसाब से उनको पद दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि चुनाव से पहले ही एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुहिम चला करके दूसरे दलों से अपने दल में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय दल में कोका भवीन साहब के बेटे को ज्वाइन करा लेते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं को तोड़ करके ले आते हैं। आप समाजवादी पार्टी से रवि वर्मा जी को तोड़ के ले आते हैं, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं, उनके पूरे परिवार को ज्वाइन करा लेते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आपके पास आ जाते हैं। सीपी राय साहब को कौन नहीं जानता कि वो कितने पुराने समाजवादी थे, लेकिन आजकल वो आपकी तरफ से डिबेट में बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठते हैं। तो ये जो आपस में आप इंडिया के घटक दल जो आपस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इससे कब फुर्सत मिलेगी आपको कि आप बीजेपी से लोहा ले सके, मोर्चा संभाल सके? सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे था। 2 मिनट में मानस भैया इसका जवाब भी दे देंगे। पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस से सैकड़ों नेता गए होंगे, जिन्होंने सपा, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सब में ज्वाइन किया होगा। तो उसमें से 2-4 वापस कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए तो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। दूसरा, कांग्रेस राजनीति करने आई है, कोई से वो एनजीओ तो चल नहीं रहा है। तो जो आप सत्ता पाने के लिए जो भी आवश्यक होता है वो किया जाता है। अब रही बात इंडिया घटक दलों की, तो वो सारा जो इंडिया एक विचार है, उस विचार की रक्षा करने के लिए जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सबका सम्मान है, सबके उनकी इंटीग्रिटी का सम्मान है, और लोकसभा चुनाव में सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। और जो भारत को संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो भारत के संस्थाओं पे कब्जा कर लिए, उनको हटाया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो सीधी सी चीज है। कांग्रेस एनजीओ तो है नहीं ना, राजनीतिक दल है, राजनीति कर रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं। चुनाव जब होगा तब देखा जाएगा। जी बिल्कुल, सभी सियासी दलों को हक है कि वो अपने अपने संगठन का विस्तार करें। आज चर्चा को ही विराम देंगे। राघवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, रोहित अग्रवाल जी आपका, रोहन सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
फखरुल हसन चांद साहब, आप भी हमारे साथ शामिल हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के एक नए प्लान की, जिसके तहत दूसरे दलों में बड़ी सेंधमारी की तैयारी, और शायद आने वाले वक्त में कोई भी सियासी दल उससे अछूता नहीं रहेगा। पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वो अपने जिले में दूसरे सियासी दलों के ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अपनी पार्टी में उपेक्षित है, नाराज है, लेकिन जनाधार वाले हैं, पार्टी का हित कर सकते हैं, पार्टी के वोट बैंक में इजाफा कर सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग जिसको भारतीय जनता पार्टी बीते 8 साल से आजमा रही है और हर बार उसको सफलता मिलती है, इसलिए इस बार एक बार फिर इस प्रयोग को दोहराने जा रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दल इसे कैसे रोकेंगे, ये उनकी रणनीति पर निर्भर करेगा। आज इस चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।